So today's new subject is strategic financial management. As per new course, ये आपका पेपर नंबर 14 यानी ग्रुप का सेकंड पेपर रहेगा। पहला पेपर आप लोग का शायद लॉ का है, तो दूसरा पेपर आपका एसएफएम हो जाएगा, तीसरा पेपर डीटी हो जाएगा और चौथा पेपर कॉस्टिंग का हो जाएगा, है ना। तो ग्रुप 1 के ही दोनों पेपर मैं ही पढ़ाता हूँ, एसएफएम और एससीएम। तो कॉस्टिंग में हम लोग क्यूटी वाला पार्ट कर ही रहे थे। सर क्यूटी का वेटेज क्या था, तो वो 40 मार्क्स का है, इसीलिए क्यूटी पे स्ट्रेस है। 100 में से 40 नंबर तो क्यूटी के ही है। तो अब ऐसे ही हम लोग एसएफएम सब्जेक्ट का आज इंट्रोडक्शन लेते हैं कि क्या है ये सब्जेक्ट। देखो, आप लोगों ने इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है। एफएम सब्जेक्ट आपके इंटर में भी था और फाउंडेशन में भी था, नहीं 12th में था, नहीं, है ना। वो इंटर से ही शुरू हुआ था। जैसे कॉस्टिंग इंटर से शुरू हुई थी, वैसे एफएम भी इंटर से ही शुरू हुई थी। तो यहाँ पर उसी एफएम का कंटिन्यूएशन पढ़ाया जाएगा आपको, कि आपको कुछ चीज़ें इंटर लेवल में सिखाई गई, तो अब कुछ अपग्रेडेड बातें फाइनल लेवल पे सिखा देंगे। तो कोई मुझे याद दिला सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता था, हम वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ते थे? सर बिजनेस फाइनेंस को ऑप्टिमम यूज करना। हाँ, वो क्यों करूँ मैं पैसों को मैनेज। कॉस्ट कम लगे, नहीं कुछ बोल रहे थे, कोई वेल्थ वर्ड यूज़ किया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस सब्जेक्ट का गोल नहीं है ना। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल होता तो सारी कंपनी जितनी भी लगी हुई है ना, वो सब प्रॉफिट बढ़ाने के पीछे ही भाग रही होती। पर कोई भी कंपनी प्रॉफिट बढ़ाने के पीछे नहीं भाग रही है, वो सब अपनी मार्केट में वैल्यू बनाने के पीछे भाग रहे हैं। तो जैसे अगर अपन बोले अडानी, तो अलग अलग तरह के बिजनेसेस कर रहे हैं, अलग अलग तरह के बिजनेसेस करने के लिए लोन भी ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी लग रहा है। तो ऐसे तो कॉस्ट बढ़ रही है, प्रॉफिट तो ऐसे कम होगा। पर क्या है, वो अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ा रहे, वो अपनी मार्केट में वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि सब जगह अडानी का नाम हो जाए। ठीक है, आज दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं वो। पहले अपन सोचते थे बेजोस है और बिल गेट्स है और आपके एलॉन मस्क है, ठीक है ना, वो तो है, मतलब नंबर पहले इनका आता था। अंबानी भी कभी कभी टॉप 7 में तो आ ही गए थे, पर अडानी ने सीधा ही जंप मारी, है ना, दूसरे नंबर पे आ गए। तो क्या, किस वजह से? इस वजह से नहीं कि उनकी कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इस वजह से कि उनकी मार्केट में वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे एसएफएम सब्जेक्ट का गोल भी यही है, हमको अपनी वेल्थ को बढ़ाना है, हमको अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, क्योंकि हम एफएम ही पढ़ रहे हैं। बस एक ऐड कर दिया वर्ड स्ट्रैटेजिक, बाकी सब्जेक्ट वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट? नॉर्मली फाइनेंशियल मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा सकता है। मैं हो सकता है कि 1 साल की सोच रहा हूँ, उस हिसाब से फाइनेंस को मैनेज कर रहा हूँ, और या फिर हो सकता है कि मैं लॉन्ग टर्म की सोच रहा हूँ, मैं उस हिसाब से फाइनेंस को मैनेज कर रहा हूँ। सर फाइनेंस मैनेज करना मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। पैसा कहाँ से लाना है और पैसा कहाँ लगाना है। तो अगर ये चीज़ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो वो सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल देते हैं, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उसको स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे उसका एक हिंट मैं देता हूँ, आप लोगों ने इंटर में वर्किंग कैपिटल चैप्टर पढ़ा था कि ना पैसा बिजनेस में कितना लगाए जिससे बिजनेस स्मूथली चलता रहे, रॉ मटेरियल कितना रखे, WIP कितना रखे, फिनिश गुड्स कितना रखे। तो वो कोई आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे थे, वो बस आप सोच रहे थे कि ये साल कैसे निकाल ले। तो वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग थी आपकी। या आप कोई डेटर को मैनेजमेंट करना पड़े होगे कि डेटर को उधार दे कि नहीं दे, 3 महीने का उधार दे, 6 महीने का उधार दे।
तो आप शॉर्ट टर्म सोच रहे थे। लॉन्ग टर्म की सोचो तो डेटर को जितना उधार दो उतना अच्छा, वो आपकी सेल बढ़ाएगा। तो उस लॉन्ग टर्म के लिए आपने जैसे पढ़ा है कैपिटल बजटिंग, पढ़ते थे ना, NPV, IRR। तो उसमें क्या सिर्फ आप एक साल का कैश फ्लो देखते थे कि एक साल में क्या होगा, हम बोलते थे पूरी लाइफ का ही देख लो, पूरी लाइफ में क्या होगा। वो है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कि लॉन्ग टर्म की सोचो। तो आप लोग का FM एंड जो हुआ था कोर्स इंटर में, वो उस कैपिटल बजटिंग पे जाके एंड हो गया होगा कि बस ठीक है एक ही चैप्टर पढ़ लो लॉन्ग टर्म का। अब यहाँ पर वहाँ से शुरू होगा, वहाँ से शुरू होगा का मतलब यहाँ पर भी कैपिटल बजटिंग कोर्स में है, और मैं आपको सबसे पहले वही पढ़ाऊँगा क्योंकि वो बेसिक रहेगा हमारा, उसी से हमारा आगे का कोर्स फिर चलेगा। तो जो कैपिटल बजटिंग शायद आप इंटर में छोड़ गए होगे कि हार्ड है, ठीक है ना, डिफ़िकल्ट है, नहीं हो रहा समझ में, मैं उसी से स्टार्ट करूँगा कि वही पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर हम आगे का कोर्स पढ़ेंगे। तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर क्या क्या है FM के कोर्स में। यहाँ पर हम लोग के, कल मैं पूरा प्रॉपर सिलेबस लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारे कैपिटल बजटिंग तो है ही, उसके साथ साथ लीज फाइनेंसिंग भी है। लीज फाइनेंसिंग, लीज मतलब क्या होता है, रेंट पे देना चीज़ें ना, लंबे टाइम तक रेंट पे देना इज कॉल्ड एज लीजिंग। तो हम आपको ये सिखाएंगे कि ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें खरीदी जाए, किराए पे भी ले सकते हैं। तो कैपिटल बजटिंग तो सिखाता है कि खरीदो, ठीक है। लीज फाइनेंसिंग बोलता है कि उसको लीज पे ले लो और फिर अपना बिजनेस चला लो। तो ऐसा एक चैप्टर पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, कोई ज़रूरी थोड़ी कि खरीदा ही जाए। एप्पल कंपनी है ना, एप्पल नाम सुना है सबने, एप्पल, ठीक है, फ़ोन वगैरह बेचती है, लैपटॉप वगैरह बेचती है, और पूरे मतलब वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बोलते हैं उसको। जैसे अपने इंडिया में बोले सबसे बड़ी कंपनी कौन, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी, रिलायंस। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी, रिलायंस। क्यों बड़ी, इन द सेंस ये नहीं कि उसमें असेट बहुत ज़्यादा है या उसमें एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा है या उसका टर्नओवर सबसे ज़्यादा है, उसकी मार्केट में वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है, एप्पल। तो इतनी बड़ी कंपनी है वो कि बोलते हैं कि वो 3 इंडिया खरीद ले। अपनी इंडियन इकोनॉमी जो है पूरी, ऐसे 3 इंडिया खरीद ले, वो इतनी बड़ी हो चुकी है वो कंपनी, उसके पास इतनी वैल्यू है। पर उस कंपनी के पास खुद की कोई फैक्ट्री नहीं है ना, वो तो सब कुछ दूसरों से बनवाती है और अल्टीमेटली उसको असेंबल कर देती है और बेच देती है, और वो जहाँ असेंबली हो रहा है वो भी किराए का है, वो जगह भी किराए का है। तो जब इतनी बड़ी कंपनी किराए पे ले सकती है चीज़ों को, तो फिर आप क्यों नहीं ले सकते। किराए पे लेने में कोई शर्म नहीं है। आज अपन हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो ये बिल्डिंग कौन सा अपना खरीदा हुआ है, ये बिल्डिंग रेंटेड ही है, पर बिजनेस तो वैसा ही चलेगा। पढ़ाऊंगा तो वैसा ही, चाहे खरीदे हुई जगह पे पढ़ाओ चाहे किराए की जगह पे पढ़ो, समझ रहे हो। तो ये एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है कि ज़रूरी नहीं है कि खरीदो, आप किराए पे भी चला सकते हो, पर हाँ उसमें एक रिस्क रहता है। रिस्क क्या है कि अगर नहीं चला, मान लो स्टूडेंट नहीं आए, तो भी किराया तो लगेगा। जैसे कोविड में हुआ था ना, रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, अब कोविड में जाना अलाउड ही नहीं है, 1-2 महीने तो अलाउड ही नहीं कर रखा था, और उसके बाद फिर बोले 7 बजे तो घर में घुस जाओ, है ना। तो रेस्टोरेंट वाले तो चलाते ही 7 बजे बाद है, तभी तो भीड़ आती है, बोले 7 बजे बंद कर दो। 3-4 महीने उनके लग गए ऐसे ही, तो किराया लगे जा रहा है, कोई आ नहीं रहा है, तो कई रेस्टोरेंट तो बंद ही हो गए इसके चक्कर में। तो ये एक डर भी रहता है लीज करने में, तो वो उस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ आज के कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, आज के बडिंग टॉपिक्स, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो को कैसे चलाया जाता है। अलग अलग कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदना चाहते हैं हम लोग, तो कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, ये सब आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ाया जाएगा। दैट इज़ बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ फंड, वो भी पैसों को इन्वेस्ट करने की बात है। फिर आपने सुना होगा आजकल एक टॉपिक चलता है म्यूचुअल फंड्स, है ना। कितना टीवी में ऐड आता है, सचिन तेंदुलकर ऐड में आ रहा है, MS धोनी ऐड में आ रहे हैं,
और बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है। पहले आता था म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कि डर है इसमें, ध्यान रखना, पर अब बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, उसमें डर नहीं है इतना। तो वो म्यूचुअल फंड का पूरा कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा, किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है वो आपको बताया जाएगा, वो पर्टिकुलर चैप्टर है म्यूचुअल फंड। इसके अलावा आपने आजकल सुना होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कई लोगों का सुना होगा आपने करते हुए कि मैं इसका फ्यूचर कर रहा हूँ, मैं इसका ऑप्शन कर रहा हूँ, F&O बोलते हैं शॉर्ट में। तो वो F&O क्या होता है वो आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। FM में डेरिवेटिव्स बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। तो वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपको हमारे FM के कोर्स में पढ़ाएंगे। तो मतलब समझ रहे हो, पहले आप जो FM पढ़े थे वो बहुत बेसिक चीज़ें सीखी आपने कि बिजनेस में पैसा कैसे मैनेज करना है। अब तो यहाँ सिखाएंगे कि पूरा एक इंडिविजुअली अपने पैसे को कैसे मैनेज करे। तो वो म्यूचुअल फंड में लगाए, वो पोर्टफोलियो बनाए, वो F&O में लगाए। और इसके अलावा कई लोग तो ऐसे हैं जो इंडिया में पैसे लगाते ही नहीं हैं, वो बाहर की करेंसी में पैसा लगाते हैं। बोले मैं तो डॉलर खरीद लिया आज, और फिर 2 दिन बाद बोलेगा डॉलर बेच दिया, इतना कमा लिया मैंने। तो उसको बोलते हैं फॉरेक्स, है ना, फॉरेन एक्सचेंज। तो अपने कोर्स में वो भी है कि फॉरेन एक्सचेंज को कैसे मैनेज किया जाता है, उसमें कैसे इन्वेस्ट करके कमाया जा सकता है। बिजनेस वाले जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो कैसे फॉरेन करेंसी को हैंडल करते हैं, वो पार्ट आपको फॉरेक्स मैनेजमेंट में पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा एक न्यू चैप्टर न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, और वो है डिजिटल करेंसी। पहले तो अपन करेंसी यही सोचते थे कि RBI ने जो करेंसी इशू करी है वही है करेंसी, और क्या। पर आजकल डिजिटल करेंसी का ज़माना है। डिजिटली आप पेमेंट्स कर रहे हैं लोगों को, UPI से पेमेंट कर दिया, भीम से पेमेंट कर दिया, NEFT कर दिया, RTGS कर दिया। और आजकल वर्चुअल करेंसी और शुरू हो गई है, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी, जिसमें सबसे पॉपुलर करेंसी है बिटकॉइन, है ना। तो वो एक थ्योरी चैप्टर 5% वेटेज के साथ, मतलब 5 नंबर के साथ इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में ऐड किया है। बाकी सारा सिलेबस वही का वही है जो हम लोग पहले से पढ़ रहे थे। तो 2 ही सब्जेक्ट है जिसमें सिलेबस में चेंज नहीं आया है, और वो मेरे ही है दोनों सब्जेक्ट, कॉस्टिंग और FM। इनमें ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, चाहे कितना ही आगे सिलेबस लेके आ जाए तो भी चेंज नहीं कर सकते। रीज़न एक ही है, ये दोनों सब्जेक्ट किसी एक्ट के बेसिस पे नहीं चलते हैं। इनमें कोई एक्ट नहीं लगा हुआ है, कोई लॉ नहीं लगा हुआ है कि ये लॉ बदल जाएगा तो ये रूल बदल जाएंगे। लॉ है ही नहीं इनमें कोई। FM में कोई एक्ट पढ़ाया गया क्या आपको कि FM इस एक्ट से चलता है? कॉस्टिंग में बताया कभी कि ये एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? तो जब कोई एक्ट ही नहीं है तो कोई चीज़ बदली नहीं है, और बदली नहीं है तो सिलेबस कैसे बदल दें आपका? चैप्टर इधर उधर कर सकते, कोई चैप्टर डिलीट कर दिया, कोई नया चैप्टर आ गया, पर जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो बदल नहीं सकते। तो इसलिए कोर्स वो का वही चलेगा, इसलिए हम ओल्ड बुक को भी यूज़ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक नया बुक नहीं आता तब तक ओल्ड बुक से ही पढ़ते रहेंगे। अगेन यहाँ पर 3 चीज़ें काम आएंगी। एक आपका जो बुक स्टडी मटेरियल रहेगा, दूसरा आपका स्कैनर, ठीक है, पुराने कोर्स का ही स्कैनर अपन काम में लेंगे, और तीसरा मेरे एडिशनल क्वेश्चंस जो हम लोग करा करेंगे, ठीक है। इस पूरे FM के कोर्स को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता हो। टाइम वैल्यू मनी वही है जो आप लोग करते थे, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। वो अगर आपको नहीं आता है तो आपको FM नहीं समझ में आएगा, SFM नहीं समझ में आएगा, और अगर वो आता है तो ही SFM समझ में आता है। तो इसीलिए चाहे आपको आता हो चाहे नहीं, मैं तो टाइम वैल्यू मनी से ही शुरू करता हूँ हमेशा, ठीक है। आता हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, और नहीं आता हो तो कुछ नई चीज़ें सीख लेना, वो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैंने बोला मैं कैपिटल बजटिंग से ही शुरू करूँगा, तो कैपिटल बजटिंग में भिड़ते ही NPV आएगा, बोले PV निकालो, तो अब वो PV करना नहीं आता होगा तो कैसे आएगा वो चैप्टर आपको, ठीक है। फिर आएगा IRR निकालो, रेट निकालो, वो हिट एंड ट्रायल करते थे ना, अलग अलग रेट से ट्राई करते। अब वो चीज़ें नहीं समझ में आती होगी तो वो चैप्टर में बाद में दिक्कत करती है फिर। तो इसीलिए मैं तो टाइम वैल्यू मनी से ही शुरू करूँगा। तो इसलिए हेडिंग डालिए आप लोग,
टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि ये आपके कोर्स में नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है कि टाइम वैल्यू मनी से उठा के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, पर ये आपको नॉलेज के वाइज आना चाहिए, ठीक है। ये अगर आ जाएगा तो बाकी चैप्टर आपको लगेंगे अच्छा इसमें तो कुछ भी नहीं था, आपको कैपिटल बजटिंग इजी लगने लग जाएगा, बोले ये तो उसमें कुछ भी नहीं होता था। तो पहले तो मुझे डिफाइन करो व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ, वो 50,000 रह जाएगा। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। मतलब आप बोल रहे हो कि आज अगर मेरे पास 100 रुपये है तो उसकी फ्यूचर में वर्थ 100 रुपये नहीं रहेगी। वर्थ, वैल्यू का मतलब है यहाँ पर वर्थ। करेंसी वाइज तो 100 का नोट 100 का ही रहेगा, करेंसी वाइज तो 2000 का नोट 2000 का ही रहता है, पर हमारे मन में ये फीलिंग आने लग जाती है कि इस 2000 की कोई कीमत ही नहीं रही, वर्थ ही नहीं रहा कोई। जैसे आपने अपने पेरेंट्स से कभी सुना हो कि हम लोग जब स्कूल वगैरह जाते थे तो हमको तो 1 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी और हमारा काम तो चल जाता था, तुम लोगों को 100 रुपये डेली के चाहिए। ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं, बहुत बार हुआ है। हाँ, रोज ही होता होगा। पर उनको ये रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि जितना सस्ता पहले चीज़ें मिलता था अब थोड़ी मिलता है, ठीक है ना। पता है फिर भी बोलना है पर ठीक है, वो एफएम नहीं पढ़े हुए इसलिए वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अपन एफएम पढ़ रहे तो अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा पैसे की वैल्यू कम ही होएगी, वो बढ़ेगी नहीं। अच्छा, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि ना मैं एक ऑफ़र दे रहा हूँ, ऑफ़र ये है कि या तो आप 10,000 रुपीज़ मुझसे आज ले लो अभी के अभी, और या फिर आप मुझसे 1 साल बाद 10,000 ले लेना। पहले पढ़ लो पूरा फिर ले लेना। क्या प्रेफर करोगे? अभी तो मतलब आपने तो इस एग्जाम्पल में ही प्रूव कर दिया कि आपके लिए 1 साल बाद का 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है। आपने बोल दिया आज ही दो सर। अच्छा, मैं बोलूँ दूसरा ऑफर ये है, काउंटर ऑफर ये है कि आप मुझे या तो 10,000 रुपये आज दे दो या फिर 1 साल बाद दे देना। 1 साल बाद अब बोलोगे हम तो बाद में देंगे सर। मतलब आपके एंगल से पैसे की कीमत आज ही है, तो अगर मिल रहा है तो आज ही दे दो, अगर देना पड़ रहा है तो बाद में देंगे, अभी तो खुद के पास रखेंगे। समझ रहे हो? हर कोई चाहता है कि डिले कर दे देने को, पेमेंट को डिले कर दो और रिसीट्स को अर्ली कर लो, क्योंकि पैसे की वैल्यू आज ही है। एक और एग्जांपल देता हूँ। जब इंडिपेंडेंस चल रहा था, मतलब 1947 का टाइम था, तो उस टाइम $1 1 रुपये का आता था। $1 1 रुपये का आता था। एंड आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ये $1 भी 75 से ऊपर ही चल रहा है, 80 का चल रहा है बल्कि। समझ रहे हो? जितने दूर हुए हम इंडिपेंडेंस से उतने ही दूर हो गए हम डॉलर से। $1 जो पहले 1 रुपये का आता था वो 75 रुपये का हो गया, 80 रुपये का हो गया। तो मतलब पैसे की कीमत तो गिर रही है। इसीलिए तो उस टाइम गांधी जी फॉरेन ट्रिप आराम से लगाते थे, है ना। कभी अफ्रीका चले गए, कभी ऑस्ट्रेलिया चले गए, बोले फ़र्क ही नहीं पड़ता, $1 1 रुपये बराबर ही तो है। पर अब सोचो जाने का, है ना। अब सोच ही नहीं पाते क्योंकि महंगा लगता है। $1 = 80, $1,000 भी लूँगा तो मेरे तो 8 लाख रुपए हो गए सीधे। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल ये प्रूव करते हैं कि जैसे जैसे टाइम निकलता आया है पैसे की वैल्यू तो गिरी है और आगे भी गिरेगी। सबको क्लियर है? अच्छा सर, ये सिर्फ हमारे कंट्री का पोजीशन है या सब जगह यही हाल है? तो सब जगह थोड़ा कम बुरा हाल है ना, यहाँ पे ज़्यादा बुरा हाल है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में
स्टूडेंट्स इतना पॉपुलेशन नहीं है ना, लोग कम है वहाँ पे। वो रीजन तो बड़ा है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है, बट वहाँ पर लोग कम है, और लोग कम है तो वहाँ पे डिमांड कम है चीज़ों की, और रिसोर्स पूरी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर कभी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ। जैसे अपने इंडिया को भी एक सोने की चिड़िया बोला जाता था, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज थे, पर सब लोग टाइमली आते गए और लेके जाते गए। तो कभी मुगल्स आ गए, तो कभी ब्रिटिशर्स आ गए, तो उनको इंडिया ही क्यों पसंद आता था? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स मिल रहा था, तो निकाल के सारी चीज़ें, नेचुरल रिसोर्स वो ले गए। तो अब इंडिया में बचा नहीं है कुछ, और पॉपुलेशन तो धमाके से बढ़ ही रहे, है ना, 150 करोड़ लोग हो गए अपन। तो इसका मतलब इंडिया में डिमांड चीज़ों की ज़्यादा है, सप्लाई है कम, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है यहाँ पे। यूएस में सप्लाई है ज़्यादा, डिमांड है कम, तो वहाँ इन्फ्लेशन नहीं होता है, और इसीलिए वहाँ मनी की वैल्यू इतना फॉल नहीं करती है। तो अपना $1 80 रुपये का अपने लिए हो गया है, उनका तो वो डॉलर आज भी वही डॉलर ही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन हो ही नहीं रहा। आजकल थोड़ा न्यूज़ में आ रहा है कि वहाँ भी महंगाई बढ़ गई है, बाकी उससे उतना उनको फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यूएस में टाइम वैल्यू मनी की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इंडिया में है, और इसीलिए एसएफएम जो सब्जेक्ट है ये हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ते हैं नॉर्मली, ये हम बाहर की कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, जैसे मैंने बोला कि इंडिया में इन्फ्लेशन है तो यहाँ तो वैल्यू कम होनी ही है, यूएस में इन्फ्लेशन नहीं है तो वहाँ कम नहीं होनी है, पर एक्चुअली सिर्फ यही एक रीज़न नहीं होता मनी की वैल्यू में फॉल का, एक दूसरा रीज़न भी होता है। एक्सपोर्ट नहीं, मनी की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, डॉलर की वैल्यू नहीं बोल रहा। मनी की वैल्यू फॉल होने के पीछे दूसरा रीज़न होता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर मैं किसी पैसे को इन्वेस्ट कर सकता था, अगर मैं किसी पैसे को इन्वेस्ट कर सकता था और मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, तो ये भी मनी की वैल्यू का ही लॉस है। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, 10% से किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दूं तो 1 साल बाद कितना होगा? 1,10,000। मैंने सोचा क्या इन्वेस्ट करना, रख के रखो, तो 1 साल बाद कितना होगा? 1 लाख। तो 10,000 का तो आपने ऐसे ही नुकसान करा लिया अपना। ये भी वैल्यू ऑफ मनी का ही लॉस है, इसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं बोला मैंने, बस आपने इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्ट नहीं करना भी अपना नुकसान होता है, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी। एक तीसरा रीज़न और होता है रिस्क फैक्टर। अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करके रिस्क ले रहा हूं तो मुझे उसका कंपेंसेशन भी प्रॉपर मिलना चाहिए, जिसको आप लोग इंटर में शायद बोले होगे रिस्क प्रीमियम। एक कैपेम मॉडल पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, RF + RM - RF × बीटा। तो वो क्या सिखाता था कि अगर रिस्क लिया है तो उसका प्रीमियम भी मिलना चाहिए, उसका रिटर्न भी मिलना चाहिए। पर अगर मान लो वो रिटर्न नहीं मिला तो क्या बोलेंगे? पैसा डूब गया। मान लो मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए और मुझे उसका प्रीमियम 50,000 रुपये मिलना ही चाहिए। ठीक है, मैंने इतना रिस्क लिया है तो 50,000 तो मुझे मिलना ही चाहिए, पर मिला सिर्फ 20,000। तो ये नहीं खुश होंगे कि 20,000 मिल गया, हम ये दुखी होते रहेंगे कि 50,000 तो मिला ही नहीं। तो ये भी हमारी वर्थ ऑफ मनी का फॉल है कि मिलना चाहिए कितना पर मिला नहीं उतना, तो दैट इज ऑल्सो अ लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। तो मतलब आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आप बोलते हो कि मनी की वैल्यू फॉल होती है, इसके पीछे 3 मेजर रीज़न है। पहला, इन्फ्लेशन, महंगाई तो पैसे की वैल्यू को कम करता ही है, जिसको आपने अपने लैंग्वेज में बोला था डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर। डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर, हर करेंसी की एक कैपेसिटी होती है खरीदने की, तो अगर वो कैपेसिटी कम हो जाए
जैसे मैं पहले 500 रुपये में 1 किलो फ्रूट खरीद लेता था, अब 1000 रुपये में आ रहा है 1 किलो फ्रूट, तो मतलब मेरे 500 रुपये की वर्थ कम हो गई, उसका परचेजिंग पावर कम हो गया, तो वो इन्फ्लेशन एक कारण बन गया। दूसरा मैंने बोला कि हाँ, कोई अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्ट करने की, आपने उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं किया, तो आपकी मनी की वैल्यू का लॉस है। और तीसरा रीज़न मैं बोल रहा हूँ रिस्क फैक्टर। रिस्क लिया है तो प्रीमियम मिलना ही चाहिए, नहीं मिला तो लगेगा पैसा डूब गया। जैसे अपन मूवी देखने जाते हैं ना, हॉल में देखने गए है ना, मूवी रिलीज़ हुई, हॉल में देखने गए, टिकट खरीदा, ठीक है। अब दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मूवी अच्छी लगी या ख़राब लगी। तो अगर अच्छी लगती है तो अपन क्या बोलते हैं, पैसा वसूल हो गया, ठीक है ना। और अगर ख़राब मूवी निकल जाती है तो क्या बोलते हैं, पैसा डूब गया। तो इसका मतलब रिस्क ही तो लिया था जाके देखने का, फर्स्ट डे फर्स्ट शो चले गए, तो रिस्क ले रहे हैं। और एक तरीका होता है रिव्यू कर लो पहले आराम से, दूसरे लोगों को देख के आ जाने दो, उससे पूछ के जाएंगे, तो पूछ के जाएंगे तो फिर उस केस में मूवी अच्छी लगेगी तो ही जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो वो रिस्क नहीं हुआ, फिर रिस्क तो वही हुआ जिसमें हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया इस चीज़ को। तो अगर उस फर्स्ट टाइम ट्रायल में अच्छा मिल गया तो फिर हम बोलेंगे यार मज़ा आ गया, पर अगर वो नहीं मिला तो बोलेंगे यार नुकसान हो गया। वही चीज़ है रिस्क का बेनिफिट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो मनी का लॉस है। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को कैसे हम बोल रहे हैं कि लॉस हुआ। मान लीजिए आप लोग ना सब फीस देंगे, है ना, पढ़ेंगे तो फीस भी देंगे। तो मान लीजिए मैंने आप सबको बोल दिया कि भाई फीस तो कैश में ही देना, है ना, बैंक से नहीं लेंगे, यूपीआई वगैरह नहीं लेंगे, कैश में ही देना। आपने पूछा सर कैश में क्यों चाहिए आपको, तो मैंने बोला ये मैं कैश एज इट इज़ घर ले जाऊंगा और इसको छुपा दूंगा। मैं बैंक में नहीं डालूंगा ये पैसे। बैंक में डालने से क्या होता है, गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि ये पैसे डले हैं बैंक में, गवर्नमेंट आ जाएगी टैक्स मांगने, मुझे रिटर्न में टैक्स दिखाना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं भाई, मुझे टैक्स वैक्स नहीं देना, मैं तो कैश घर में ले जाना चाहता हूँ, कैश में ही देना। और मैंने क्या रेड मूवी तो देख ही रखी थी, ठीक है ना, पता है मुझे भी कहाँ कहाँ छुपा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, घर में 1 लाख रुपए फीस के ज़मीन में गाड़ दिए, मेरे घर की ज़मीन के नीचे उसको गाड़ दिया, ठीक है। कब किया ये मैंने, मान लो आज कर लिया। एफएम में आज को हम लोग बोलते हैं T0, आज को रिप्रेजेंट किया जाता है T0 से, टुडे, टाइम 0। और अगर हम बोलेंगे T5 तो इसका क्या मतलब होगा, 5 साल बाद। तो आज को बोलेंगे T0 और 5 साल बाद को बोलेंगे T5। तो मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए ज़मीन में गाड़ दिए, और ये ना 2-2 हज़ार के नोट थे, है ना। गवर्नमेंट आजकल वैसे भी नहीं दे रही 2000 के नोट, आजकल मार्केट से बहुत कम हो गया, 2000 का नोट दिखता नहीं है। एटीएम में पैसे निकालो 2000 का नोट निकलेगा ही नहीं, तो सारे जा रहे हैं वापस गवर्नमेंट के पास। तो 2000 के नोट मैंने तो रख लिए, मैं बोला ये तो मिलेंगे ही नहीं कभी, और मैंने ऐसे 50 नोट की गड्डी बनाई और उसको ज़मीन में रख दिया। 5 साल बाद मैंने निकाला, 5 साल बाद निकाला, कितना होगा, 1 लाख ही रहेगा सर। 5 साल बाद भी ये 1 लाख का होगा। अच्छा, कोई पेड़ वेड़ नहीं बनेगा क्या इसका, वो बोलते हैं पैसों का पेड़ है, हाँ, पैसे ज़मीन में गाड़े तो पेड़ तो बने, कुछ नहीं होना, ना गांधी जी के सर पे बाल आना, ठीक है, और ना वो मंगलयान कहीं उड़ना, वो सब वहीं के वही है, वो नोट वैसा का वैसा ही रहेगा। तो मेरे लिए तो वो वैल्यू 1 लाख की 1 लाख ही रह गई। अच्छा, मैं जैसे पढ़ाने के प्रोफेशन में हूँ, मेरा एक फ्रेंड भी है, वो जॉब कर रहा है, जॉब कर रहा था तो उसको भी 1 लाख रुपए मिले थे, है ना, 1 लाख रुपए उसको, उसने भी अर्न किए थे, जॉब में था वो, तो उसको तो सैलरी बैंक में ही मिली,
वो तो बोल भी नहीं सकता एम्प्लॉयर को कि भाई मुझे कैश दे दो। एम्प्लॉयर कैश में नहीं दे सकता क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि 5,000 रुपये से ज़्यादा आप किसी को कैश नहीं दे सकते। तो 1 लाख रुपए कहाँ से देता है वो कैश में? उसका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए उसने चेक से ही पेमेंट किया, बैंक में गया इसका पैसा। अच्छा, क्योंकि 1 लाख ही है तो टैक्स नहीं लगा। एक बार मान लेते हैं टैक्स नहीं लगा, 2.5 लाख से कम है तो टैक्स भी नहीं लगा। तो इस 1 लाख रुपए को इसने एक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया, एफडी करा ली और उस पर 10% इंटरेस्ट मिल गया, 10% इंटरेस्ट। तो बताओ 5 साल बाद कितना होगा? 1 लाख रुपए 10% की एफडी में जमा करा दिया तो कितना मिलेगा? 1,50,000, 150। वो सही बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? यश। और आपका? दक्ष, लक्ष्य। लक्ष्य, आपको क्या लग रहा है कितना ज़्यादा हो जाएगा? 150 नहीं बोलते हैं। हाँ, इंटर पढ़ के ऐसे थोड़ी बोलोगे 150। पता है अपने को कंपाउंडिंग होती है। हाँ, 161 आएगी है ना, 150 मत बोलना, 161,051। तो मतलब मैंने जब 5 साल बाद पैसे निकाले तो वो 1 लाख का 1 लाख है। जब मेरा फ्रेंड 5 साल बाद पैसे निकाल रहा है तो 161 है। फ़र्क ये है, मैं ज़मीन से निकाल रहा हूँ, वो बैंक से निकाल रहा है। पर क्या उसको ज़्यादा मिल रहा है? तो क्या मैं बोलूँ मुझे तो नुकसान हो गया? अगर मैं भी इन्वेस्ट कर देता तो मुझे भी इतने मिलते। इन्वेस्ट नहीं करने की वजह से मुझे 1 लाख ही मिल रहा है, तो स्ट्रेट 61,000 रुपीज़ का मुझे लॉस हो रहा है। तो ये भी तो वैल्यू ऑफ मनी का ही लॉस है। मनी की वर्थ ही तो कम हुई, मेरे 1 लाख की वो कीमत नहीं रही जो उसके 1 लाख की कीमत हो गई है। तो इसीलिए अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया तो भी आप पैसों का नुकसान करा रहे हो। सबको क्लियर आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा, ये जो सर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सर इसकी कोई मिनिमम रेट भी है कि इस रेट पे तो होना ही चाहिए? तो मिनिमम रेट है इन्फ्लेशन की रेट। जितनी महंगाई है उतना तो आपको मिलना ही चाहिए। आज मान लो महंगाई इंडिया में चल रही है 6%, आप कहीं ऐसी जगह उठा के इन्वेस्ट कर दिए जहाँ मिल रहा है 4%, तो आप पैसों का नुकसान करा चुके हो। 2% का लॉस है आपको, क्योंकि इन्फ्लेशन है 6 और आपको मिल रहा है 4। तो अभी यही हो रहा है। अभी एफडी की रेट्स एकदम कम हो गई थी बीच में, और कम होने से लोगों ने एफडी कराना बंद कर दिया। एफडी नहीं करने से बैंक को नुकसान होता है कि डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं। डिपॉजिट्स नहीं आ रहे तो बैंक फिर आगे लोन कैसे देगा? समझ रहे हो क्या? तो इन्फ्लेशन जब ज़्यादा है और एफडी की रेट कम है तो कौन कराएगा एफडी? फिर लोग भागे दूसरी तरफ, लोग म्यूचुअल फंड में लगाने लग गए, फिर ठीक है शेयर मार्केट में लगाने लग गए, क्रिप्टो करेंसी में लगाने लग गए। तो वो लोग रिस्क लेने लग गए। फिर पहले एफडी लगता था सेफ, क्योंकि इन्फ्लेशन को आराम से कंपेंसेट कर देता था, पर अब लग रहा है कि इन्फ्लेशन तो बीट नहीं हो पाएगा इससे, तो अब रिस्क की तरफ भागना पड़ रहा है। वही है रिस्क फैक्टर। पर मैं बोल रहा हूँ उसमें भी लॉस हो जाएगा अगर रिस्क का कंपेंसेशन नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, वो ना यूएस में बैठा है और वो यूएस में डॉलर में पैसे कमा रहा है, खूब पैसा हो गया उसके पास। अच्छा, यूएस में तो महंगाई भी नहीं है, यूएस में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, वहाँ एफडी वगैरह नहीं होते हैं। अगर आपको पता नहीं हो तो यूएस में एफडी नहीं होती है। यूएस इज़ नॉट अ बैंक बेस्ड इकोनॉमी, यूएस इज़ अ कैपिटल मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। वहाँ शेयर मार्केट ज़्यादा चलता है, वहाँ बैंक वैंक नहीं चलता है। कोई भी कंपनी बनाओगे तो आप बैंक से लोन लेने नहीं जाओगे, आप सीधे शेयर मार्केट में उतर जाते हो। जैसे फेसबुक का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कभी। फेसबुक बनाया था मार्क जुकरबर्ग ने, वो तो एक कॉलेज स्टूडेंट थे, उनको कौन बैंक से लोन देगा? पर कंपनी बन गई ना। कैसे बनी? इन्वेस्टर से। जो आजकल आप लोग देखते हो शार्क टैंक इंडिया आया था, वो सिस्टम वहाँ से पता नहीं कब से चल रहा है वहाँ। तो कंपनी बनाओ, आइडिया लेके आओ, पैसे ले जाओ और फिर आपकी कंपनी बढ़ जाती है। अमेज़ॉन आज इतनी बड़ी कंपनी है, गैराज से शुरू हुआ था,
बुक सेलिंग से शुरू हुआ था। पैसा कहाँ से है? इन्वेस्टर्स से। दूसरे लोग लगाते हैं वहाँ पर पैसा, बैंक नहीं लगाता वहाँ पे पैसा। तो वहाँ पर एफडी वगैरह कराने की ऑप्शन नहीं है। तो वो भी फ्रेंड बोला मैं तो एफडी तो कराता नहीं हूँ। तो मैंने बोला जब तू कुछ नहीं कर सकता तो मुझे ही दे दे, मैं एक बिज़नेस शुरू करने वाला हूँ। और मैंने उससे $10,000 लोन में ले लिए। अच्छा, क्योंकि फ्रेंड था तो इंटरेस्ट की बात नहीं हुई। बोला ठीक है ले लो। $10,000 इंटू 80 रुपये करूँ तो मतलब उसने मुझे कितने दे दिए? 8 लाख रुपए दे दिए उसने मुझे। तो 8 लाख रुपए जो है वो मैंने अपने बिजनेस में लगा दिए। 5 साल तक मैं गायब हो गया। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट विद द फ्रेंड। तो मतलब उस फ्रेंड ने तो रिस्क ले लिया ना पैसा दे के, उसको लगा पैसा गया। 5 साल बाद मैं उसके पास में पहुंचा और मैंने अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर लिया था। मैं उसको 8 लाख रुपए दे के आ गया। तो बताओ वो खुश होए कि 8 लाख रुपए आ गए, या वो दुखी होए कि 5 साल बाद भी 8 लाख रुपए लेके आया? हाँ? तो जो मनी की वैल्यू को समझता है वो तो यही बोलेगा मैंने रिस्क भी लिया तो भी मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए वो बोलेगा मेरे को नुकसान हो गया। $10,000 दिए, $10,000 ही वापस आया। पर यही सोचो मैं उस फ्रेंड को 9 लाख रुपए दे के आता तो वो खुश हो जाता, बोले रिस्क लिया तो उसका फ़ायदा भी मिला, तो बोलता अगली बार भी चाहिए तो ले लेना। समझ में आ रही क्या बात? तो इस तरह से मनी की वैल्यू को सोचना पड़ेगा कि इन 3 वजह से पैसे की कीमत गिर रही है। तो अपने को हर चैप्टर में ये लगाना है कि क्या इन्फ्लेशन है, क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्या रिस्क है, तो उनके अकॉर्डिंग उसको हमेशा एडजस्ट करना है। तो जो आप लोग एनपीवी पढ़ते थे वो यही तो करता था कि फ्यूचर के कैश फ्लो की वैल्यू गिरा दो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम कर दो। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन भी होगा, अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगे, रिस्क भी होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करो। एडजस्ट करने के बाद अगर लग रहा है कि फ़ायदा है तो आपको वो करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। आ रहे समझ में? पक्का क्लियर है? तो मैं कल लिखवाता हूँ ये बातें, है ना? कल प्रॉपर्ली लिखते हैं। चलो।